वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से आए हैं क्लास 12th का एक चैप्टर लेके। नाम है चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स। आज मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट्स हम लोग कंप्लीट देखेंगे, उसका थ्योरी, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। क्लास 12th का अलजेब्रा का ये ब्रांच है और बहुत ही आसान ब्रांच है। आराम से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक थ्योरी को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है, कौन लाया, किसने इसका इन्वेंशन किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका इन्वेंशन किया है गैब्रियल क्रैमर ने। किसने किया है? गैब्रियल क्रैमर। और गैब्रियल क्रैमर ने इसका आविष्कार किया, मतलब इन्वेंटर था वो, ठीक है ना, मतलब उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो दिक्कत जनरली डिटर्मिनेंट्स में हम किसी एक बुक को फॉलो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम बुक का थ्योरी आपको पढ़ाएं, ताकि आपको बहुत सारा चीज़ें अलग अलग बुक का जो कंटेंट है वो हम देने का प्रयास करेंगे। उसके बावजूद अगर आप मेन बुक आपको अगर सॉल्व करना है तो रवि दत्त शर्मा यानी RD शर्मा का कंप्लीट बुक आप सॉल्व करेंगे, उसका थ्योरी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसका थ्योरी, और इसका जो हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स होगा इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड कर लीजिए लिंक से और उसको पढ़िए। थैंक यू सो मच। देखिए, तो डिटर्मिनेंट के बारे में सबसे पहले क्या देखिए कि गैब्रियल क्रैमर ने डिटर्मिनेंट का इन्वेंट किया, राइट। इन्वेंट किया मतलब उन्होंने ही दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि नोटेशन कैसा होता है डिटर्मिनेंट का। आखिर डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरीक़ा से किस नोटेशन से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन नोटेशन होता है। क्या होता है? वर्टिकल लाइन नोटेशन। मतलब अगर आपको डिटर्मिनेंट को दिखाना है तो आप इस तरह का लाइन को यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जनरली इसके अंदर यही डिटर्मिनेंट का एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 होता है, ये एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, तो गैब्रियल क्रैमर ने दिया था। नोटेशन इसका कैसा है? वर्टिकल लाइन नोटेशन है। कैसा है? वर्टिकल लाइन नोटेशन है। और जो वर्टिकल लाइन के अंदर जो कंटेंट है, ये जो नंबर है हमारे पास, ये सारे नंबर्स क्या है? एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। किसके? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट कहलाते हैं। कोई दिक्कत? चल, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मन नहीं कर रहा लिखने का, इसका नोट्स हम PDF में आपको दे देंगे। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए, इसमें एक कंटेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द वर्किंग नॉलेज of determinants have wide application in engineering, science, economics, social science, एट्सेट्रा, राइट। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि सर डिटर्मिनेंट का कहाँ कहाँ यूज है बताओ, आप पूछिएगा अगर हमसे कि कहाँ कहाँ यूज है, तो मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, हर जगह डिटर्मिनेंट का जनरली और लेस इस्तेमाल होता है, राइट। इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट अलजेब्रा का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? अलजेब्रा का ब्रांच है। यानी मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा ब्रांच होता है, जिसको बीजगणित कहते हैं, राइट, उसी बीजगणित का एक पार्ट है आपका डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। और डिटर्मिनेंट को कौन दिया? गैब्रियल क्रैमर जी ने दिया। कौन दिया? गैब्रियल क्रैमर जी ने दिया। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसका नोटेशन क्या होता है? वर्टिकल लाइन नोटेशन होता है, ठीक है। मतलब आपको दिखाना है डिटर्मिनेंट को, तो आप 2 इस तरह से डंडा लगा दीजिए, उसके अंदर उसका जो भी नंबर्स है
उसको डाल दीजिए, राइट। तो ये हो गया नोटेशन, दिखाने का तरीका। आखिर जो इसके अंदर है उसको हम लोग एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। चलिए, तो अब तो ये तो समझ में आया कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन पे इसका चलते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या होगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और लिखने के बाद जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन जो डिटर्मिनेंट का है क्या है, वो ध्यान से देखिए। चलिए हम कंसीडर करते हैं दो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या है? दो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशंस क्या है। चलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन है इन द टू वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल्स आपके पास है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, दो इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग, और इस इक्वेशन को देखिए कैसे कैसे हम बता सकते हैं। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। y बाई एक्स अगर ऑब्टेन करना है तो आप कह सकते हैं कि माइनस का a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का a2 बाई b2, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, किसको सॉल्व कीजिएगा? इसको। जनरली आपको पता है कि जब दो लीनियर इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व किया कैसे जाता है, राइट। जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो क्लास 10th में इसका रूल दिया है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप गुना दो टर्म को ले लीजिए और उसके बाद आप जो है इससे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, दूसरा टर्म को ले लीजिए, दो किसी को निकाल सकते हैं। अगर तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल हो तो किसी दो को पहले बार लीजिएगा, पहला इक्वेशन आ जाएगा, फिर इस दो को लीजिएगा तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है दिखाने का, राइट। इस तरीके से आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आया? माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अब इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर तीनों क्वांटिटी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि माइनस का a1 बाई b1 जो होगा ये भी बराबर होगा माइनस का a2 बाई b2 के, राइट। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आया? a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? चलिए अभी क्या हुआ, हम लोग a1 बाई b1 बराबर a2 बाई b2 के, राइट। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, आखिर हम लोगों ने क्या किया, a1 बाई b1 जो था इज इक्वल्स टू a2 बाई b2 था, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, तो क्या होगा? a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1, राइट। इसको इधर लाइए इक्वल्स टू किस तरह, a1 b2 इज माइनस a2 a1 क्या हुआ, यहाँ b1 होगा ना, चलिए a1 यहाँ b2 a2 b1, राइट, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्म आया, इसी फॉर्म को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप जो है सर वही हैं a1 a2 b1 b2, सही है। दिक्कत? तो कहता है कि ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये रिजल्ट, इसी रिजल्ट को आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़ा से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं विच इज़ known as determinant
ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हुआ, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर जो क्वांटिटी है आपके पास, ये सारे क्वांटिटीज़, कौन कौन से क्वांटिटी है आपके पास देखिएगा ध्यान से। इसमें आपके पास क्वांटिटी है, द क्वांटिटीज A1, A2, B1, B2, राइट। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी A1, A2, B1, B2 का जो डिटरमिनेंट है, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इस, ये क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चल, अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड rows and vertical lines are called column, right, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस कदर होता है आपका, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, रोज, राइट। और ये जो है आपका ऐसे, इसको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको लिखिए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। अगर 2 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स, अगर 2 ऑर्डर का है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1। और ये जानते हुए कि A1 यहाँ है, A2 नीचे, B1 यहाँ, B2 नीचे, राइट। और आप क्या देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इसको एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखिए वैल्यू जो डिटरमिनेंट का वो आप कैसे निकालते हैं, ये भी जानते हैं, रॉज और कॉलम समझ में आएगा, हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम, कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तो मान लीजिए ये 2 ऑर्डर का था, कितना, ऑर्डर 2 का था ये डिटरमिनेंट हमारे पास। अब ऑर्डर 3 का देख लेते हैं। देखिए, चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं 3 इक्वेशन और, है ना। नाउ अगेन लेट अस कंसीडर 3 linear equations. A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड क्या बोले, हाँ वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है, एक्स और वाई ही वेरिएबल है ना, C1 कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा वेरिएबल लेना है इसमें भी ना, सॉरी जेड होगा इसका, क्या होगा, जेड, 3 वेरिएबल हो गया। अगेन लेट अस कंसीडर 3 linear equations with 3 वेरिएबल्स, इसमें कौन कौन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, राइट। वेरिएबल से कैसा क्वांटिटी होता है जो अपना वैल्यू चेंज करते हैं, राइट। अब A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन, राइट।
अगर मान लीजिए आप तीनों का डिटर्मिनेंट है, राइट, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप आसानी से, जैसे हम लोग क्या देखें, सेकेंड ऑर्डर में क्या था, A1 A2, अब A3 भी तो है, A3 आ जाएगा, B1 था, B2 था, तो B3 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, C1 C2 और कैसे होगा। जनरली अगर मान लीजिए कि सर ये कैसे आ गया, तो याद रखिएगा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। जब आ जाएगा तो फिर से इस सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, तो ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, तो आप आसानी से जो है इसका थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछे, क्या पूछे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लीजिए हमने हेडिंग दिया हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, राइट। चलिए हमारे पास एक नंबर है 2 3 4 5, इस 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, यानी इसके वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम लोग क्या देखे थे वैल्यू के लिए, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू 0, राइट, इक्वल्स टू 0 देखे थे। इतना दे लीजिए कि इक्वल्स टू 0 आ जाता है समझो, तो ये वैल्यू निकालेगा, राइट। देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे माइनस क्या 4 × 3 करेंगे, 5 2 जा 4 3 जा 12, ये क्या होगा माइनस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट, जीरो नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैल्यू लाना हो तो इस तरीके से लाएंगे। उस केस में तो इक्वेशन था के लिए इक्वल टू 0 आया, ठीक है। वैल्यू निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए आप चुप जाए जो है इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में इस दोनों को, ठीक है, कोई दिक्कत। डायगोनली जो एलिमेंट होगा फर्स्ट डायगोनल से शुरू करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आपस में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू होगा वही डिटर्मिनेंट का आंसर होगा, राइट। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए थे, याद रखिए ये सेकेंड ऑर्डर के लिए था, ओके। अभी हम लोग क्या देखें, सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है सॉरी, उसको कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं, राइट। वो तो देख लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। कुछ नोट करके चीज़ें लिखना है, उसको लिखिए पहले, आसान है, इजी है। पहला नोट देखिए ध्यान से, समझ में आया कि डिटर्मिनेंट जो थर्ड ऑर्डर का होता है, समझ में आ गया। चल सर थर्ड ऑर्डर का भी लिखा था ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A3 B3 C3, ठीक है ना। चल आखिर जो एक्सप्रेशन है हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक्सप्रेशन दिख रहा है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में क्या कह सकते हैं कि इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, राइट, यानी 3 × 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसके अंदर जितना भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सारा चीज़ें जो आपको दिख रही, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एकदम सही कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स है, राइट। तो आपको सेकेंड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट समझ में आ गया, और थर्ड ऑर्डर का भी समझ में आ गया, राइट, कोई दिक्कत। चलिए कुछ नोट करके चीज़ें हैं, उसको लिखने का कष्ट प्रदान करेंगे, आसान है, इजी है। क्या है नोट में, सबसे पहले डिनोशन, आखिर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको डिनोट कैसे करते हैं, राइट। तो डिनोशन में देख लीजिए, इसको हम लोग कैपिटल D और इस डेल्टा जो है इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है ना, कैपिटल D और डेल्टा से दिखाया जाता है डिटर्मिनेंट, सही है। चल हाँ, डिनोटेशन है ना, नोटेशन डिनोशन हम लिखना चाहते थे, DNOTA और डिनोशन रहता है DNOTA, ठीक है ना, डिनोशन डिनोटेशन हो गया, नहीं DNOTION है ना, डिनोशन, राइट। डिनोशन कैपिटल D और डेल्टा से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं,
अच्छा, ये हमारे पास देखिए अगर 3x3 है यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर nth ऑर्डर का हो, अगर डिटर्मिनेंट nth ऑर्डर का होगा, इसमें पक्का क्या होगा, n रोज होगा और n कॉलम्स होगा। सही है ना? दिक्कत? चलिए, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ये कुछ क्या होगा, n स्क्वायर, राइट। यानी अगर आपके पास nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है तो n स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब nth ऑर्डर में कितना था, 3 का ऑर्डर था, 3 ऑर्डर का था तो इसका 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 9, राइट। देखिए इस 3 ऑर्डर में कितना 9 एलिमेंट है टोटल, राइट। समझ में आया? चल, अगला है शेप ऑफ एवरी डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर। जितना भी डिटर्मिनेंट होता है उसका शेप अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर शेप का, चाहे 2 ही ऑर्डर का क्यों ना हो, स्क्वायर शेप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्क्वायर शेप का दिखेगा, राइट। चलिए इसको लिखिए, उसको लिखने के बाद हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे कि कैसे इसका सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस का सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखें कि डिटर्मिनेंट का क्या डिनोशन होता है, कैसे दिखाते हैं, राइट। वैल्यू वगैरह देख लिए, राइट। इसके बाद थर्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिए, अच्छा साइन देखने जा रहे हैं, साइन ऑफ सेकेंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए साइन कैसा रहेगा, राइट। साइन को देखिएगा, ये अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस है तो माइनस है, तो माइनस का फिर क्या होगा, प्लस माइनस, सॉरी ऐसे प्लस माइनस, तो प्लस इसके नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। अब देखिए तो सेकंड ऑर्डर के लिए था प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। तो दिक्कत, तो ये सिंबल जो है, सॉरी ये साइन जो है डिटर्मिनेंट का आप इसी तरह से अल्टरनेट लेंगे, राइट। इसका मतलब है कि जितना भी एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा वो निगेटिव लेगा, ये पॉजिटिव लेगा, निगेटिव लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, राइट, ठीक है। इसका हम वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 इसलिए लिख दिए क्योंकि ये दोनों सिंबल प्लस का है, माइनस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3, राइट। दोनों माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया है, तब ना 5 × 2 = 10 - 12 होगा तो माइनस का 2 होगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि अगर सॉल्व करना है तुमको कि सर एक डिटर्मिनेंट दीजिए थर्ड ऑर्डर का, हमको सॉल्व करके बताइए। 3 2 5 1 6 2 1 2 3 है, राइट। ये 2 ऑर्डर का था, पहले इसको एक काम कीजिए, इसका सिंबल लिख लीजिए, उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल के बताते हैं, राइट। इसको लिखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। चलिए तो हेडिंग देते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे पहला है आपके पास एक्सपेंशन तो 2 ऑर्डर का, तो पहले से आप जानते हैं कि A1 होता है, ये B1 होता है, ये A2 होता है और ये B2 होता है। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, A1 B2 माइनस का A2 B1
ये एक्सपेंशन होता है इस तरह से, ये दोनों को पहले करते हैं फिर इसको करते हैं और बीच में माइनस का साइन, कोई दिक्कत। चल अब अगर इसको और एक्सपेंशन करना चाहते हैं, देखो इसका फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, देखो एक्सक्यूज मी, इसका फर्स्ट स्टेप मान लो कि A1 है तुम्हारे पास, B2 के साथ मल्टीप्लाई किए हो, माइनस का साइन लगाओगे, फिर A2 तुम्हारे पास है B1 के साथ, राइट। तो पहले इसको लिखिए, उसके इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए, राइट, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंशन करते हैं, किसका, थर्ड ऑर्डर का। सही है, मान लीजिए कि आपके पास है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। इसको एक्सपेंशन करना है, देखिए ध्यान से, आसान है। क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले A1 को क्या कीजिएगा, आप बाहर रख लीजिएगा, ठीक है। A1 को रखने के बाद क्या कीजिएगा, A1 को उसके जस्ट नीचे ढक दिए और A1 के सामने ढक दिए, मतलब A1 के सामने यानी रो में और A1 के नीचे यानी कॉलम में, राइट। उस एलिमेंट को भूल गए, फॉरगेट कर गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर सेकेंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, कैसे, बच्चा कौन था, B2 C2 B3 और C3, ठीक है। A1 के बाद हम पहले यहाँ क्या लिए थे, सिंबल में क्या था, साइन में प्लस फिर माइनस, तो माइनस का B1। अब क्या करेंगे, B1 के नीचे और B1 के सामने सबको भूल गए, बचा कितना, A2 C2 A3 C3, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा प्लस, यहाँ सिंबल प्लस होता है, C1, फिर C1 के नीचे सामने छोड़ दिए, बचा A2 B2 A3 B3, राइट, कोई दिक्कत। अब इसको वापस से सॉल्व करेंगे। अब ये तो आपका सेकेंड ऑर्डर का हो गया। अब इसको A1 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, B2 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B3 को C2 के साथ, कोई दिक्कत, माइनस B1 ब्रैकेट A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, कोई दिक्कत। ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, कोई तकलीफ, कोई समस्या। ये सॉल्व कीजिए, सिंबल हम पहले ही बता चुके हैं, इस दोनों को बनाइए, उसके क्वेश्चंस देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। तो एक्सपेंशन में आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट था उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सपेंशन हम लोग सीखे कि नहीं सीखे, राइट। चलिए देखिए, आसान है, इजी है एक्सपेंशन, देखिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लीजिए इसका है इसका वैल्यू है 1 2 4 3 4 9 2 माइनस 1 6। सॉरी, देखिए सबसे पहले 1 को हम रख लेते हैं बाहर, 1 के नीचे और सामने छोड़ देंगे इसको, राइट, हो जाएगा 4, नीचे माइनस 1, कितना, उसके बाद 9 और 6, राइट। ये सिंबल माइनस का लेता है, माइनस साइन, ये हो जाएगा 2, इसका बोलिए 2 के नीचे और सामने छोड़ देंगे, बचा 3 9 2 और 6 प्लस 4, ये प्लस 4 उसके नीचे और सामने छोड़ देंगे, 3 4 2 माइनस 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 6 4 जा माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 9 माइनस 2, 6 3 जा 18 माइनस 9 2 जा 18 प्लस का 4, 3 को माइनस 1 से करेंगे -3, माइनस 4 को 2 से करेंगे 8, राइट। कितना हो जाएगा 33 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 11, राइट।
33 माइनस 44, कोई दिक्कत? कितना होगा आंसर? 11 माइनस का 11, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चल इसको सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, इसको करके दिखाइए। 1 साइन थीटा, फिर यह होगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, फिर उसके बाद होगा -1 माइनस साइन थीटा, फिर 1, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जनरली सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन है इफ डेल्टा इक्वल्स टू दिस, राइट। तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट 2 डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है, राइट। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आया होगा बताइए? इसका आंसर आया है 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, राइट। तो जनरली हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होता है, राइट। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, एंड ये तो 0 ही रहेगा। फिर इसमें 2 ऐड करना है, तो 0 + 2 हो जाएगा ना। इसमें हो जाएगा 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 + 2, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। या और यही तो डेल्टा है, इन डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से लेकर के 4 तक इज़ द राइट आंसर, ओके। कोई दिक्कत? चलिए इसे सॉल्व कीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, राइट। मेरे अंदाज से सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉल्व कीजिए, आसान है ये बिल्कुल डिटरमिनेंट, ओके। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। एक है सेरस रूल फॉर एक्सपेंशन। क्या होता है? सेरस रूल फॉर एक्सपेंशन। देखिएगा सेरस रूल एक्सपेंशन कैसा है। सेरस रूल फॉर एक्सपेंशन। सेरस रूल फॉर एक्सपेंशन, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा जनरली ये रूल जो है ओनली फॉर ऑर्डर जो है 3 के लिए है, राइट। 3 ऑर्डर के लिए क्या है सेरस रूल? मान लीजिए आपके पास अगर डेल्टा है, डिटरमिनेंट दिया है A1 A2 A3, राइट, B1 B2 B3 C1 C2 C3, सही है। सेरस रूल क्या कहता है? देखिएगा ध्यान से, कैसा रूल है। इस रूल को सॉल्व करने का तरीका देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ हम लिख देते हैं A1, यहाँ B1, यहाँ C1, ठीक है। फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 और C3, राइट। उसके बाद देखिए ये C1 है ना, C1 से B2 की तरफ चलेंगे, ठीक है, और B2 के से कहाँ चलेंगे? A3 की तरफ। ये एरो देखिएगा, राइट। फिर उसके बाद A1 से किधर चलेंगे? B2 की तरफ। फिर B2 से चलेंगे C3 की तरफ। एरो देख रहे हो? चलिए वापस से इसके नीचे हम लोग लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब B3 से वापस से C1 पे, सही है। फिर B3 से A1 पे, सही है। अब उसके बाद B1 से A2 की तरफ,
इस B1 से C2 की तरफ, कोई दिक्कत। अब देखो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम दिखाते हैं। जनरली ये क्या है, A3B2C1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा A3B2C1, ठीक है। फिर क्या है A1B3 और C2, इसको भी ले लीजिए, ठीक है ना। A1B3 और C2 इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है A1B3 और C2। फिर क्या है A2B1 और C2, ये ठीक है ना। ऐसा रूल है, आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं फाइनल। देखो क्या है A2B1 और C2, ठीक है। इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व कर सम करेंगे, क्या करेंगे सम, और इसका सम को n के बराबर मान लेंगे। सम को किसके बराबर मान लेंगे, n के बराबर। इधर जो है इधर भी सॉल्व करेंगे, इधर होगा A1B2C3 A2B3C1 A3B1C2, इसका सम जो आएगा उसको p के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, p के बराबर। देखिए A1B2C3 दिख रहा है, फिर कितना A2B3C1 दिख रहा है, फिर A3B1C2 दिख रहा है, नहीं C2 है, हाँ C3 नहीं, ये यहाँ C2 लिए है ना, ये C2 लिखे हैं, सम बराबर n के नीचे वाले तीन, यही ना नहीं C2 ही है, ठीक है ना। ऐसे लिखा है यहाँ पे, एक से हम करके देख लेते हैं, राइट। ये समझ में आया। तो मतलब इधर का सम जो है इसको p के बराबर मानेंगे और इधर का सम के बराबर n के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो ये जो डेल्टा डिटर्मिनेंट निकलेगा ये p माइनस n निकलेगा। क्या निकलेगा, p माइनस n। कोई दिक्कत, चलिए तो पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सही है कि अगर आप यहाँ C2 करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर A3 A1 A2 B2 B3 B1, तो यहाँ पर C1 C2 और C3 होगा, राइट। चलिए अगर इसका ट्रिक आपको अगर जानना है तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे, जनरली याद रखिए कि n अगर चाहिए तो आपको किसी को पता है तो A होगा, इधर B होगा, A B C होगा ना। तो n में पहला में क्या होगा 321 नहीं 132 और 213 213, ये n हो जाएगा, राइट। और अगर आपको p के वैल्यू निकालना है तो आप याद रखिए ये भी होगा A B C 123 231 और 312, राइट। ये ट्रिक याद रखिए और p माइनस n कर दीजिए। ये क्या होगा A3B2C1 A1B3C2 A2B1C3, राइट। यहाँ पे A1B2C3 A2B3C1 A3B1C2, राइट। और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा बराबर p माइनस n कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, ये सेरस रूल है। एक क्वेश्चन है सेरस रूल का, आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का, ये 3 2 5 9 -1 4 2 3 और -5, राइट। तो आप इस सेरस रूल से इसका सॉल्यूशन करेंगे, डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे, राइट। चलिए निकालते हैं डेल्टा का वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग p निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, p कितना होगा 1 2 3 यानी A1 3, राइट, इंटू B2 कितना -1, सॉरी कितना B2 कितना है यहाँ -1, फिर C3 कितना, बोलिए C3 है आपका -5 इंटू -5, सही है। फिर उसके नीचे में कितना करते हैं हम लोग, अब होगा A2 है 9 इंटू B3 जो कि है -1 B3 सॉरी 3 है, B3 कितना है 3 है, और फिर उसके बाद कितना बताइए C1, और C1 कितना है 5। फिर उसके बाद A3 जो कि होगा 2 इंटू B1 कितना है 2 इंटू अब क्या है C2 कितना है 4 सही है। सॉल्व कीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 9 5 जा 45 या 5 3 जा 15 15 9 जा 135, राइट। 4 4 जा 16। अब इसका सम कीजिए, इसे क्या कीजिए सम कीजिए। देखिए तो सम आता है, हम लोग गलत किए हैं क्या,
166 है, कितना आएगा, p के वैल्यू 166 आ जाएगा, राइट। और n के वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, n के वैल्यू निकालिए, n के कितना है 320, यानी a3 कितना है, a3 है 2 इंटू, अब देखिए क्या है b2, और b2 कितना है -1 इंटू, फिर कितना है c1, और c1 कितना है 5, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बताइए, उसके बाद होगा a1 कितना है 3 इंटू, उसके बाद कितना है b3 कितना है माइनस b3 3 इंटू c2, और c2 कौन है, c2 ये 4। फिर उसके बाद a2 9 इंटू b1 2 इंटू c3, और c3 कितना -5 2 जा 10 -10 3 3 जा 9 9 4 जा 36, उसके बाद देखो 5 2 जा 10 9 जा 90, ठीक है। तो -90 और -10 -100, इधर हो जाएगा -64, राइट। तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के निकालने के लिए हम लोग p - n करेंगे। तो p कितना है 166 माइनस -64, राइट, कितना हो गया 6 + 4 10, 0 कैरी कितना 1, 6 6 12 + 1 13 3 230 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सेरस रूल था एक्सपेंशन का, जो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये सेरस रूल ऑफ एक्सपेंशन हम लोग देख लिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, समझ में आ गया सेरस रूल। भूख लगी था, देखिए आर डी शर्मा में दिया है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और मोर, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 और मोर का, राइट। तो मतलब डिटरमिनेंट उसका सॉल्व करना है, तो आप 4 हो और मोर हो, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं सेम तरीक़ा से, कोई दिक्कत। मान लीजिए अगर आपके पास a1 a2 a3 और a4 हो, फिर b1 b2 b3 और b4 हो, c1 c2 c3 और c4, राइट। सही है ना, अगर 4 × 4 होना चाहिए ना, d1 d2 d3 और d4, राइट। स्क्वायर पूरा, इसको भी आप सॉल्व अल्टरनेट साइन के साथ कर सकते हैं। अगर ये प्लस तो ये क्या, ठीक है, प्लस तो माइनस प्लस, राइट, माइनस तो प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट, माइनस प्लस, सही है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेम, राइट। लेकिन 3 टाइम्स थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये, हाँ बिल्कुल। तो आप उसको जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक तरीका भी होता है, इवेल्यूट करना है। अगर ऑर्डर 3 का है ना, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेगा, क्या करेगा, सेम प्रोसीजर उसी को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक हेडिंग में लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स लिखिए तो हेडिंग। अच्छा, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, इसे मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसे मतलब परेशान होने की बात नहीं है। जनरली मैट्रिक्स जो है उसे वही ऑर्डर बताता है हर चीज़ का, राइट। और मैट्रिक्स के बाद ही लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स अगर है, क्या है मैट्रिक्स है, उसमें क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, रेक्टेंगुलर क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। चलिए देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स।
इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। देखिएगा, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ़ कोई वैल्यू दिया, डिटर्मिनेंट दिया है आपका, मैट्रिक्स समझ लीजिए, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स 1 1 x -2 2 और 2 3 1 और -3 है ना। इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो x का वैल्यू बताइए। अगर सिंगुलर है डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, डिटर्मिनेंट यानी ये कितना होना चाहिए, 0। सॉल्व करेंगे 1 लीजिए, कितना माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके नीचे इसके सामने खत्म, कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का x प्लस का 3, फिर नीचे सामने खत्म 2 माइनस का 2x। ठीक है, कीजिए सॉल्व। x का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। 6 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6 राइट, इक्वल्स टू 0। ये देखिए 6 से 6 तो कट गया, ये हो कितना 2x और 6x 8x, 8x उधर चला गया, इधर माइनस x, इधर जाएगा 8x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस को 1, राइट। यही आंसर था। ठीक है, सॉल्व कीजिए। इसके बाद हेडिंग दीजिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या दीजिए हेडिंग, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, माइनर्स। देखिए आगे हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, देखिए ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनर। क्या देखने जाना है, माइनर। ठीक है, देखिए माइनर क्या होता है, इसका डेफिनेशन आईडी शर्मा में दिया है, हम लिख भी देते हैं। माइनर क्या है, माइनर, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लीजिए कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जो माइनर होगा, द माइनर को हम दिखाएंगे Mij से। क्या दिखाएंगे, ऑफ माइनर किसका होगा, Aij का माइनर को हम लोग किससे दिखाते हैं, Mij से। ठीक है, इन A, इन कैपिटल A is the determinant, is the determinant of the square submatrix of order n-1 obtaining by leaving ith row and jth कॉलम ऑफ है। देखिए ध्यान से, कहता है कि अगर आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पास A इक्वल्स टू Aij मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का। माइनर जो होता है, इसका माइनर को हम Mij से दिखाएंगे। भाई किसका Mij होगा, Aij का। अगर मान लीजिए यहाँ A11 है तो ये होगा M11, अगर A12 है तो M12, A का ही होगा।
इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। तो इसके ये जो वैल्यू होगा ना माइनर, वो डिटर्मिनेंट होगा ऑर्डर n-1 का, नहीं एक घटा देंगे ऑर्डर। कैसे देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब होता है ith रेज और jth कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल में कहता है, मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A = 4 -7 -3 और 2, राइट। तो हम लोग क्या निकालने जाएंगे, माइनर निकालने जाएंगे। अच्छा, माइनर निकालने जाएंगे तो ये aij है, इसका माइनर क्या होगा, aij mij, ठीक है। तो m11 निकलेगा, कैसे निकलेगा, यानी ये m11 को हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ a11। तो क्या कहता है, इसका ith रेज jth कॉलम छोड़ दीजिए, मतलब इसके सामने और इसके नीचे छोड़ दीजिए। आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत। चल अब अगला देखिए, हम लोग माइनर निकालने जा रहे हैं m12 का, यानी माइनर किसका, a12। a12 क्या, -3, बोलिए a12 क्या होगा, सॉरी a12 ये होगा ना, तो -7, इसके नीचे उसके सामने छोड़ दीजिए। आंसर कितना, -3। फिर m21, तो क्या होगा, माइनर ऑफ a21, a2 और 1 यही होगा, इसके ऊपर इसके सामने छोड़ दीजिए, कितना बचा, -7, कोई दिक्कत। अच्छा, अब माइनर किसका, 22 का, a22 हो जाएगा, इस ऊपर सामने इसके सामने छोड़ दीजिए, बचा कितना, 4, कोई दिक्कत। तो ये जो A मैट्रिक्स था, ठीक है ना, इसका माइनर निकल गया, ये सारा माइनर्स हो गया। अगर माइनर को आपको सजाना है तो क्या सजाइएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, ये -3 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, -7 और ये 4, ये निकला mij समझ लो, या माइनर समझ लो, क्या समझ लो, माइनर इसको दिखाओ, सही है, कोई दिक्कत। जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और हम माइनर देख रहे थे, ये सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकालने के देखे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि माइनर थर्ड ऑर्डर का कैसे निकलेगा, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। देखिए हमारे पास जो है निकालने जा रहे हैं, ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स, इसका वैल्यू है 1 2 3 -3 2 और -1 2 -4 और, सही है। चलिए अब इसका सबसे पहले हम m11 निकालने जा रहे हैं। m11 क्या होगा बताओ, माइनर ऑफ a11, माइनर ऑफ a11। ये जो m11 है ये होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स obtained by leaving first row and first column of A। इसका मतलब m11 जो होगा आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इस फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की, तो बचा कितना आपके पास बचेगा 2 -1 माइनस का 4 और, राइट। सॉल्व कीजिएगा, 3 2 = 6 और माइनस का 4, 6 - 4 6 - 4 कितना आंसर होगा, 2। तो यही इसका माइनर हो जाएगा फर्स्ट का। एक है कि सबका निकालेंगे, अब निकालते हैं। ये m11 था तो m12 निकालते हैं, राइट। इसके नीचे छोड़ देंगे, उसके सामने छोड़ देंगे, नीचे वाले नीचे छोड़ दिए और सामने छोड़ दिए, कितना बचा, माइनस का 9 और प्लस का 2, 9 + 2 7 माइनस का, राइट, माइनस का 9 + 2 7, सही है। अब इसका m13 निकालिएगा, m13 बोलिए कितना होगा, तो हो जाएगा -12, 12 - 4 हो जाएगा 8, ठीक है। अब m21 इसके ठीक सामने, इसको ऊपर छोड़िएगा, 3 2 = 6 + 12 18, राइट। m22 समझ में आया, m22 के लिए इसका है, इसके नीचे ऊपर
और सामने छोड़िएगा, तो 3 माइनस का 6 माइनस का 3, M23 ये इसके ऊपर इसके सामने छोड़िएगा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8, सही है। अब उसके बाद देखिए M31 इसके ऊपर इसके सामने छोड़ दिएगा, -2 -6 माइनस का -2 और माइनस का 6 माइनस का 8 है ना। फिर उसके बाद हो गया M32, कितना M32 क्या होगा, ये इसको ऊपर इसके सामने छोड़ देना है, बचा ये दोनों -1 और +9, तो कितना होगा 8, -1 + 9 कितना होगा 8, क्योंकि M32 है, 32 यही ना होगा, इसके सामने छोड़ देंगे और इसके नीचे छोड़ देंगे, ये दोनों बचेगा -1 और ये जाएगा +9, ठीक है। अब M33 ये इसको ये छोड़ दीजिए, इसको ये छोड़ दीजिए, बचा ये चारों, तो 2 + 6 8, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। अब इसको अगर माइनर का आप लिखना चाहते हैं टेबल तो आप लिख सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ था, 2 -7 8, फिर कितना 18 -3 -8 8 और 8, राइट, लिख सकते हैं ना आप। चलिए, हम लोग गलत तो नहीं किए हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। M12 कितना आया है, -7 आया है क्या M12, अच्छा M13 कितना है 8 आया है, M21 कितना है 18, सही है। M22 कितना है -3, सही है, राइट। चलिए चेक कर लीजिए, समझ में आया, सबका निकाल सकते हैं माइनर, कोई दिक्कत। ये थर्ड ऑर्डर का था। चलिए, ये था हमारा माइनर्स, क्या था, माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर का, राइट। अब हम लोग को फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, को फैक्टर, हेडिंग दीजिए को फैक्टर, को फैक्टर देखिए, लेट A = Aij be a square matrix, be a square matrix of order n, सही है। फिर कहता है कि द कोफैक्टर Cij of Aij in A is equal to -1 to the power I plus c times the determinant of the sub matrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, Cij होता है, इसका मतलब होता है कि कोफैक्टर ऑफ Aij इन A इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है -1 के पावर, वो जो I + j होगा ना, I और j होगा, उसको I + j पावर कर देंगे, बस -1 का पावर कर देंगे I + j, और जो इसी कोफैक्टर से पहले माइनर निकलेगा तो माइनर निकालने वाला जो Ij होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा। मतलब सबसे पहले हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब इस मैट्रिक्स का सबसे पहले माइनर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। माइनर के बाद निकलता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे -1 का पावर I + j और उसको माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो पहले इसको करिए और करने के बाद हम लोग एक सॉल्यूशन करके देखते हैं, उसके बाद और आसान हो जाएगा, राइट। देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं डेवलप करके कि क्या होगा।
हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी का कोफैक्टर निकाल रहे हैं CIJ, राइट, ये दो तरह का हो सकता है। अगर MIJ होगा इफ़ I + J है वो क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, और -MIJ हो जाएगा वो अगर I + J का वैल्यू ऑड हो, क्या होगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू है 2 3 4 5, राइट। सबसे पहले हम M11 निकालते हैं, तो ये जो M11 ये है, इसके नीचे और सामने छोड़ने के बचा कितना, 5, ठीक है। M12 4 बचा, फिर M21 3, इसके नीचे, इसके सामने, इसके ऊपर, ये 3, और M22 कितना होगा, ये उसके ऊपर इसके सामने 2 बचा। यानी हमारे पास जो माइनर निकला, माइनर कितना निकला बोलो, 5 4 3 और 2। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है तो क्या देखें, देखिए, तो पहले C11 निकालेंगे। C11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, आसान है। हमारे पास क्या है, -1 की पावर 1, देखो I की जगह 1 है और J की जगह पर 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, और M11 कितना आया है, 5, ठीक है। तो -1 का पावर इवन है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यानी -1 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, और -1 का पावर 2 1 होता है, और 1 × 5 आंसर कितना, 5, सही है। ये कोफैक्टर आ गया। फिर उसके बाद अगर C12 निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, -1 के पावर 1 + 2 कीजिएगा, ये 1 और +2, राइट, इंटू ये है 4, कितना है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -1 × 4, आंसर कितना होगा, -4, राइट, क्योंकि 2 + 1 ऑड होता है, और -1 का पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप मन निकालना है C21 निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, -1 का पावर 2 + 1 कर देना है, इंटू 3 कर देना है, राइट, ये भी ऑड है, आंसर कितना हो जाएगा, -3। अच्छा, अगला है C22, यानी -1 का पावर 2 + 2 है, इंटू 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कोफैक्टर निकालना है, इसका वैल्यू लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 5 4 -3 और 2, सॉरी -4, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का कंप्लीट जो है एक पार्ट जो है हम लोग कंप्लीट हो गया। इसके आगे का पार्ट जो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आप लोग सॉल्व कीजिए RD शर्मा से, RS अग्रवाल से, NCERT से, सब कुछ ऐसा आराम से बनेगा। आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका नोट्स हम बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।